हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो बेसिकली क्या होगा, एनसीईआरटीज के ऊपर होगा। द स्टडी आईएएस के द्वारा एनसीईआरटी सीरीज जो है वो आपके लिए लाई गई है। एनसीईआरटी में भी स्पेसिफिकली हम लोग किस बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। अगर एज अ सब्जेक्ट आप देखो तो क्लास 9th में इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट आप सब लोगों को जो है वो देखने को मिलता है, और यहीं पे जो है वो इस सब्जेक्ट की रेलेवेंस इंक्रीज हो जाती है। अगर आप यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट की डोमिनेंस जो है पिछले कई सालों से इंक्रीज हुई है, और यही हमें बताता है कि इस सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। आज का जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं इसमें हम लोग मेनली किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखे। अगर आप क्लास 9th को रेफर करोगे, इसमें जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है इसका नेम है A village whose name is पालमपुर। ठीक है, सो बेसिकली एक सिंपल सा विलेज है। उस विलेज में क्या है कि लोग रहते हैं, लोग जो है वो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उस केस में हमको ये समझना कि बेसिकली इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले इसको देखने से पहले हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं कि सर इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होती है। देखिए, इस केस में जो है वो हम लोगों को याद रखना है, एक होता है रिसोर्सेज और एक होता है नीड्स, वांट्स। ठीक है, अब ह्यूमन जो है, मान लो ये एक ह्यूमन है और इसको जो है वो कहीं से कुछ पैसे मिले, और वो पैसे कितने मिले, इतने। ठीक है, अब ये जो पर्सन है ये मार्केट में जाएगा और इन सब पैसों को जो है वो यूज करेगा। कैसे ये इफेक्टिवली इनको मैनेज करेगा ताकि इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल पाए, और उससे ये अपनी कंजम्पशन भी कर पाए और उस कुछ पैसे को सेव भी कर पाए। सिंपल एग्जांपल सोच के देखो, मान लो आपके घर वालों ने आपको पैसे दिए और आप बाहर रहते हो कहीं। अब उनके द्वारा दिए गए पैसे को कैसे आप इफेक्टिवली और एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज कर पाते हो, इसी चीज का नाम इकोनॉमिक्स है। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, इनको इस हिसाब से जो है वो मैनेज करना ताकि सबकी नीड्स जो है वो क्या हो पाए, फुलफिल हो पाए, और सब लोगों को जो है वो क्या मिल पाए, सेटिस्फेक्शन मिल पाए। इसी सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स है। यानी इकोनॉमिक्स बेसिकली मींस the effective utilization of resources so that everyone in the society get equal amount of satisfaction from these resources is known as the economics। अब यहीं पे आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर फिर इकोनॉमी क्या होती है। क्या बोला मैंने, इकोनॉमी क्या होती है। सो इकोनॉमी बेसिकली मींस इकोनॉमिक्स, यानी कि जिन चीजों को हम लोग यूज करेंगे ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए, वो किस एरिया में होगा और उस एरिया में लोग जो है वो कैसे यूटिलाइज कर रहे होंगे, वहां की पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सब चीजें जो है वो कितनी है, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे भारतीय इकोनॉमी, लेकिन इनको मैनेज करने की कला को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला ये आ गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप इस लेसन को ओपन करोगे तो इसमें बेसिकली बता क्या रखा है, इसमें ये बता रखा है कि मान लो पालमपुर विलेज है, उस विलेज में लोगों ने जो है वो रहना शुरू कर दिया, और वहां पे इकोनॉमी जो है वो कैसे वर्क कर रही है। उस पालमपुर विलेज में लोग जो है वो ज्यादातर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर में वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं और उनको सेल करते हैं। अब एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रीज या फिर सर्विस सेक्टर, एक चीज तो फिक्स है जो उस एरिया में हो रही है, और वो क्या है, प्रोडक्शन। अब अगर मान लो प्रोडक्शन किसी केस में हो रही है तो प्रोडक्शन के केस में क्या होगा, चार चीजें यूटिलाइज होंगी। सबसे पहले यूटिलाइज होने वाली चीज क्या होगी, वो जमीन, यानी कि लैंड। नेक्स्ट क्या होगा, लेबर। उसके बाद क्या होगा, कैपिटल, यानी कि पैसा। और उसके बाद क्या होगा, एंटरप्रेन्योर,
यहां तक आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। यानी कि अगर मान लो आपने किसी चीज को प्रोड्यूस करना है तो उसकी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें लगेंगी। सबसे पहले आपको जमीन लेनी होगी, जमीन के बाद आपको वहां पे लेबर को अपॉइंट करना होगा, लेबर के बाद आपको उस एरिया में पैसा लगाना होगा, पैसा लगाने के बाद एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसका वो आइडिया होगा कि यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर लेबर वाला तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमारी खुद की जमीन है उस पर हम लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो लैंड जो है वो फ्री में मिल जाएगी। लेकिन आपको याद रखना हर चीज की अपनी खुद की एक क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली मींस आपके पास जो रिसोर्स है और वो ऐसे ही रखा हुआ है, वो रिसोर्स आपको कितना पैसा कमा के दे सकता है, ये है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस आपको दो जगह से ऑफर आया, एक पर्सन आपको 10,000 सैलरी दे रहा है, एक आपको 15,000 दे रहा है, दोनों में से आप किस ऑप्शन को चूज करते हो ये डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। क्लियर ऑन दिस? तो अब अगर मान लो हमने किसी जमीन पे प्रोडक्शन की है तो इस केस में इसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, रेंट। लेबर अगर किसी पर्सन ने किया है तो उसको क्या मिलेंगी, वेजेस। अगर मान लो पैसा दिया तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अगर मान लो वो पर्सन है जिसने इन्वेस्टमेंट की तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों चीजों को मिला के जो है वो प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इन चारों चीजों को मिला के जो है वो क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। और अगर हमने किसी चीज की प्रोडक्शन करनी है तो वो उसकी डिपेंडेंसी होती है कई चीजों के ऊपर। यानी कि प्रोडक्शन जो है वो कुछ चीजों के ऊपर निर्भर करती है, और जिन चीजों के ऊपर वो निर्भर करती है वो ये सब चीजें हैं। अगर मान लो इंडियन इकोनॉमी में एक चीज जो है वो काफी ज्यादा होगी, विच इज रेंट। मान लो अगर ये ज्यादा होगा तो इसके ज्यादा होने से क्या होगा, कोई भी पर्सन प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर लेबर की वेजेस जो है वो ज्यादा होंगी तो इसके चलते क्या होगा, कोई भी पर्सन प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो फिर इसके चलते क्या होगा, आपको पैसा उतना ज्यादा महंगा मिलेगा, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर आप उसके बाद क्या नहीं करोगे, प्रोडक्शन जो है वो नहीं करोगे। अगर मान लो प्रॉफिट ज्यादा निकालने की सोच रहे हो तो उसके चलते क्या होगा, कोई पर्सन जो है वो रियल में इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। इन सब चीजों के ऊपर जो है वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन डिपेंड करती है। इसी इकोनॉमिक्स टर्म में प्रोडक्शन के साथ एक चीज जो है वो मेंशन की जाती है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। आप लोगों ने क्लास 9th और 10th की किताबों में देखा होगा, गेस्टेशन पीरियड को देखा होगा, लेकिन ये बायो में देखा होगा। गेस्टेशन पीरियड बेसिकली मींस कितनी देर तक कोई चाइल्ड जो है वो मदर के वॉर्म में रहता है। अब इसी चीज को आप इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करो और ये सोच के देखो कि आपने आज इन्वेस्टमेंट की किसी चीज की, आपने आज 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की मान लो। अब आपको इन्वेस्टमेंट किए हुए कितना समय हो गया, 4 मंथ आपको हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट किए हुए। 4 महीने बाद वो जो 10,000 आपने दिया वो आपको कितनी रिटर्न्स दे रहा है, इस चीज को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। यानी कि गेस्टेशन पीरियड क्या है, आपने जो पैसा लगाया और वो पैसा आपको कितने समय बाद रिटर्न्स देनी शुरू करेगा, इसके बीच का जो गैप होता है इसको गेस्टेशन पीरियड के नाम से लिखा जाता है। इंडिया के केस में गेस्टेशन पीरियड इज वेरी हाई। तो अब हम लोगों ने क्या समझा कि प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन में जो है वो एक एक चीज को क्या क्या चाहिए होता है और कैसे ये प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती रहती है। अब नेक्स्ट जो चीज को आपको समझना है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों के लिए स्कीम्स बनाती है। यानी कि इस पर्सन को फायदा हो तो लोगों के लिए जो स्कीम्स बनाई जाती हैं इसको बोला जाता है बजट। सो बजट बेसिकली मींस कि आपके पास टैक्स से जो पैसा आया और आपने जो पैसा लोगों के ऊपर लगाना है, इन चीजों को जो है वो बजट बोला जाता है। सरकार के पास जो पैसा आया, गवर्नमेंट ऑलवेज वांट कि अपने देश में क्या ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इसके चलते लेबर जो है वो यूटिलाइज होगी, लेबर को यूज किया जाएगा।
लेबर ज्यादा यूजफुल होगी तो अपने देश में लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी तो इसके चलते लोगों के पास क्या क्रिएट होगा, इनकम क्रिएट होगी। उस इनकम को लोग क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, और जैसे ही स्पेंड करेंगे तो और ज्यादा चीजें चाहिए होंगी, तो उसके बाद नई प्रोडक्शन होगी। यानी कि ये कॉन्टिन्यूस साइकिल है जो चलता रहता है, और ये साइकिल हमें ये बताता है कि बेसिकली प्रोडक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट क्यों है, जो कि पालमपुर नाम के विलेज में कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि प्रोडक्शन होती रहे ताकि लेबर यूटिलाइज होती रहे, और इसके चलते एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे लोगों को, और इनकम जनरेशन होती रहे। इनकम जनरेशन होगी तो स्पेंडिंग भी चलती रहेगी, और स्पेंडिंग होगी तो प्रोडक्शन भी चलती रहेगी। इन्हीं 3-4 रीजंस की वजह से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज वांट दिस थिंग कि प्रोडक्शन कभी भी कम ना हो। इसी चीजों की वजह से गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी है जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली मींस टैक्स से संबंधित पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम्स बनाती है। ये जो स्कीम्स बनाई जाती हैं ये इसी कंटेक्स्ट में बनाई जाती है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। यानी कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई कि लोगों को, एमएसएमई वालों को सस्ते लोन्स मिलेंगे, यानी इजीली वो लोन जो है वो ले सकते हैं। ये किसके लिए है स्कीम, कैपिटल के लिए। और किसके लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर गवर्नमेंट आपको बोलती है कि हम आपको साथ देंगे, हमारे देश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है कि अगर आपका बिजनेस फेल भी हो गया फिर भी जो है वो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरा बिजनेस फेल हो गया तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी कि आप उस बिजनेस को दोबारा से रिवाइव कर पाओ। तो ये कैसे हेल्प हुआ, एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में। लेबर के लिए गवर्नमेंट जो है वो लेबर लॉज बनाती है, या फिर मिनिमम आवर्स बोले जाते हैं कि इतने वर्किंग आवर्स होने ही चाहिए, ठीक है, इससे एक्सीड नहीं कर सकते। अगर इससे एक्सीड किया तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो है वो जमीन से संबंधित भी पॉलिसीज और स्कीम्स बनाती है ताकि इसका भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। अब ये जो स्कीम्स बनाई जाती हैं इसके केस में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि सेक्टर्स कितने होते हैं अपनी इकोनॉमी में। क्या लिखा मैंने, सेक्टर्स। तो 3 सेक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी, उसके बाद होता है सेकेंडरी, और लास्ट क्या होता है, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मींस कोई भी ऐसा प्रोडक्शन जहां पे नेचुरल रिसोर्स से जो है वो उसको लिया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, और फिर उसके बाद उसको सेल किया जा रहा है। दिस मींस प्राइमरी। एग्रीकल्चर is the most common example of this primary sector, and secondary sector basically means जहां पे आप इंडस्ट्रीज की कोई प्रोडक्शन कर रहे हो। टर्शरी सेक्टर बेसिकली मींस सर्विसेज। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो कहीं पे जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो ये जो है वो किस में आ जाएगा, ये बेसिकली आएगा किस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर पे। ये समझ आया। इंडिया के केस में क्या ज्यादा है, इंडिया के केस में सेकेंडरी नहीं बल्कि टर्शरी सेक्टर ज्यादा है। यानी कि जॉब में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन 1951 के आसपास इंडियन कंटेक्स्ट में प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज्यादा हुआ करता था। कौन सा सेक्टर ज्यादा था, प्राइमरी सेक्टर। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको समझ आई, आपको तीनों सेक्टर समझ आ गए। अब पालमपुर विलेज में वापस जाते हैं और यहां पे कहानी देखते हैं कि क्या थी। कहानी क्या थी कि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसको जो है वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये हम लोगों ने क्या देख लिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट इनकी कैसे हेल्प कर सकती है, और सेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन 3 चीजों को जो है वो आप अच्छे से रिवाइज करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं फार्मिंग। अगर आप पालमपुर के केस में फार्मिंग की बात करोगे तो फार्मिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होता है खैरिफ, उसके बाद होगा राबी, और उसके बाद क्या होगा, ज़ैद क्रॉप्स। खैरिफ क्रॉप, राबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप्स। खैरिफ क्रॉप बेसिकली मींस वो सब चीजें जिनको उगाने के लिए क्या ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए।
यानी कोई भी ऐसी क्रॉप जिसको उगाने के लिए पानी की ज्यादा अमाउंट चाहिए तो उसको खैरिफ क्रॉप में रखा जाता है। ठीक है। राबी क्रॉप बेसिकली मींस जिन क्रॉप्स को उगाने के लिए पानी ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है। अधिकतर समर सीजन में ये क्रॉप्स उगाई जाती और ये क्रॉप्स कब उगाई जाएंगी, ये विंटर सीजन के आसपास उगाई जाती है। खैरिफ क्रॉप की मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो राइस है और राबी क्रॉप की मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो क्या है, वीट। इन दोनों सीजन्स के बीच में जो समय होता है उस समय जो क्रॉप उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है। एग्जांपल क्यूकम्बर। क्लियर ऑन दिस। तो ये सब क्रॉप्स हैं जो पालमपुर नाम के विलेज में उगाई जाती हैं। अब नेक्स्ट ये आ गया, इनिशियली उस विलेज की जो जनसंख्या है वो कम थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि उस एरिया में काफी सारे लोग माइग्रेट होने लगे। वहां का अपना खुद का जो है वो बर्थ रेट था, इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने लग गई। और जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उस एरिया में जो लोग हैं उनकी क्या इंक्रीज होगी, डिमांड्स। किस चीज के लिए, फॉर एग्रीकल्चर। किस चीज के लिए डिमांड्स इंक्रीज होंगी, फॉर द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए जब उनकी डिमांड्स इंक्रीज होंगी, उनके पास जमीन तो पालमपुर विलेज में इतनी है, हम लोग जमीन को तो एक्सपेंड कर नहीं सकते, इसका जो एरिया है ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि इसी जमीन पे अगर हम लोग एडवांसमेंट के चलते केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करें तो यहां पे इतने से एरिया में ही पर कैपिटा हेक्टेयर जो क्रॉप्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब इसी के चलते एक और चीज आई विच इज ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली मींस आपने क्रॉप्स की इंटेंसिटी को ज्यादा करने के लिए, प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए ऐसी चीजों को यूज करना शुरू कर दिया जिसके चलते आपने जमीन को एक्सपेंड नहीं किया लेकिन उस एरिया में होने वाली चीजों को एक्सपेंड कर दिया। यानी कि आपने टेक्निकल एडवांसमेंट के चलते प्रोडक्शन में इंक्रीज लाया, इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये फार्मिंग इन पालमपुर विलेज में ये सब चीजें समझाई गई हैं। नेक्स्ट ये भी समझाया गया कि इक्विपमेंट जो है वो लोगों का चेंज हुआ। पहले पुराने तौर तरीके इस्तेमाल किए जाते थे फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन आज की डेट में अच्छे तरीके यूज किए जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखिए, फर्स्ट लेसन में इन्हीं कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th के जो अदर लेसन्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।